हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज से हम करंट अफेयर डेली पढ़ेंगे। तो आज का स्टार्ट करते हैं। 17 मई से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए तो स्टार्ट करते हैं। यस, 17 मई करंट अफेयर्स बाय आदित्य मलिक। तो स्टार्ट करते हैं भाई सबसे पहले मोटिवेशनल कोट के साथ। मोटिवेशनल कोट आपका क्या है कि कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो। यानी कि अगर आपको कल के लिए फिट होना है तो आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। पढ़ने की या मैथ की या जो भी जीके आप पढ़ते हैं साथ के साथ चलाए रखना है, ताकि आपको बाद में एक साथ उसको करने में आसानी हो। तो काफी अच्छा थॉट है। इसी अच्छे थॉट के साथ क्लास को स्टार्ट किया जाए। यस, पहली खबर जो देखने को मिल रही है वो पहली खबर आपकी क्या है? पहली खबर है जुरांग रोवर। दो चीजें यहाँ पर देखने को मिली है। रोवर क्या होता है? रोवर ये एक इंस्ट्रूमेंट है। ये इंस्ट्रूमेंट कहाँ यूज होता है? जब भी कोई चीज बाहर भेजी जाती है स्पेस के अंदर, तो वहां पर अगर वो लैंड करवानी है और लैंड करवा के एग्जिबिट यानी कि इधर उधर भेजना है, तो ये जो टायर वाला आपको इक्विपमेंट दिख रहा है इधर उधर जाने के लिए, उसको रोवर कहते हैं। और ये कौन सा रोवर है? जुरांग रोवर है। तो जुरांग रोवर से जुड़े हुए की पॉइंट्स हम देख लेते हैं। पहला की पॉइंट, ये कौन से देश का है? ये चाइना ने भेजा है। क्या चाइना ने इससे पहले भी इसको भेजा है? नहीं, ये फर्स्ट टाइम भेजा है। दूसरी खबर, ये जो है ये क्या कैरी करके गया है? इसके ऊपर कैमरा लगे हैं, प्लस एक इसके अंदर ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार लगा है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार क्या होता है? जो जमीन के अंदर देख ले कि जमीन के अंदर की चीजों की डेंसिटी कितनी है, घनत्व कितना है, यानी कंपोजिशन जान ले। तीसरी बात, किस लिए भेजा है? ये मार्स पर जो रॉक्स होते हैं, जो पत्थर होता है, उनकी कंपोजिशन को जानने के लिए भेजा गया है कि किस चीज से वो बने हैं। ठीक है, ये तीन चीज आपकी क्लियर हुई। अब किस मिशन के तहत इस रोवर को उतारा गया है? तो ये मिशन है आपका टाइनविन मिशन। कौन सा मिशन है? टाइनविन मिशन। और ऐसा करने वाला यानी कि मार्स पर रोवर उतारने वाला दूसरा देश आपका बना है चाइना। और पहले नंबर पर जो बना था वो था आपका यूएसए। यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? नासा। और उसने भेजा था अपना मिशन जिसका नाम था विकिंग 2 मिशन। कब? 1976 में, यानी 1976 में ही वो ऐसा भेज चुका है। पांचवा क्वेश्चन जो इससे आ सकता है वो ये है कि किस एरिया में इसको उतारा गया है? तो इसको उतारा गया है उथोपिया पेलेंटिया नामक एक स्थान पर, जो कि मार्स के नॉर्दर्न हिस्से में है। नॉर्थ मार्स में देखने को ये मिलता है। ठीक है भाई, तो ये 5 क्वेश्चन जो इससे जुड़े हुए हैं, आपको इन पांचों के पांचों को याद करना है और साथ साथ उतार लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मिशन। क्या मार्स पर भारत ने भेजा है? यस, भारत ने मंगलयान भेजा था। लेकिन क्या कोई ऐसा मिशन है जो भी वहां पर कार्यरत है? यस, नासा के द्वारा भेजा गया मार्स का जो मिशन है जिसका नाम है आपका प्रिजर्वेंस। उस प्रिजर्वेंस मिशन के तहत क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं? प्रिजर्वेंस क्या क्वेश्चन बन सकते हैं भाई आपके? चलो देखते हैं। इसके अंतर्गत एक हेलीकॉप्टर वहां पर सबसे पहली बार भेजा गया था, जिसने उड़कर पता चलाया कि कौन सी जगह पे क्या चीज मौजूद है मार्स के अंदर। उस हेलीकॉप्टर का नाम था इनक्विटी। तो ध्यान रखना, मार्स पर उड़ने वाला पहला हेलीकॉप्टर इनक्विटी है, जो किसने भेजा था? नासा ने, प्रिजर्वेंस मिशन के अंतर्गत। तो ये आपको इससे ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था मार्स से जुड़ी बातें। अब स्पेस से जुड़ी खबरें आई हैं, तो रिसेंटली जितनी स्पेस की न्यूज है वो भी आपको साथ साथ बता देता हूं। जैसे कि नासा ने एक कंपनी से टाई अप किया है, जिस कंपनी का आपका नाम है एक्सियोन। एक्सियोन कंपनी जो आपकी है, वो दोनों मिलकर एक नई चीज बना रहे हैं, AX1। ये जो AX1 ये एक प्रकार का मिशन है जिसपे मार्स पे जाया जाएगा। मार्स पे जाने की बजाय ये सबसे पहले जहां पर लैंड करेगा वो आपका ISS है। ISS का मतलब क्या होता है भाई? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ध्यान रखना, दुनिया का पहला ऐसा प्राइवेट मिशन, प्राइवेट का समझते हैं मतलब क्या है? निजी। तो प्राइवेट मिशन है क्योंकि प्राइवेट कंपनी इन्वॉल्व है। उसका नाम है AX1, जो पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाएगी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें तो 2024 तक ही ये वैलिड है। उसके बाद ये स्पेस स्टेशन की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। तो ये मिशन कब भेजेंगे AX1 वाला भाई? ये 2022 में भेजने का प्लान है। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया किसने था? इसके जो दो मुख्य लोग थे वो थे यूएसए और रशिया, प्लस यूरोपियन यूनियन ने भी इसमें थोड़ी बहुत मदद इनकी की थी। ठीक है भाई, तो ये आपका 2024 तक वैलिड है। और ये बना कब था? 1998 के अंदर आपका बना था। ठीक है भाई, ये जुड़ी थी एक और खबर जो आपने साथ साथ उतारनी है। एक और खबर की बात करें
जो आपकी स्पेस एक्स कंपनी, स्पेस एक्स कंपनी किसकी है भाई? आपकी इलॉन मस्क की है। इलॉन मस्क आपने सुना ही होगा, स्पेस एक्स और इलेक्ट्रिक कार टेस्ला वगैरह ये बनाते हैं। तो इलॉन मस्क के द्वारा एक नया मिशन भेजा गया SN15। SN15 क्या है? ये एक स्टारशिप प्रोग्राम है, स्टारशिप मिशन है। जैसे कि ऊपर वाले जितने मिशन बात की उसमें तो स्पेसशिप जा रहे थे, स्टारशिप मिशन के तहत ये क्या करना चाह रहे हैं? मार्स पर घर बनाना चाहते हैं। तो मार्स पर घर बनाने का जो पहला मिशन भेजा गया है वो स्पेस एक्स कंपनी जो कि इलॉन मस्क की है, उन्होंने भेजा है, जिसका नाम है SN15, जो वहां पर कंडीशंस को जांचने आपका गया हुआ है। ठीक है भाई, ये एक और खबर थी जो न्यूज में थी। एक और खबर बताएं आपको, एक एस्ट्रॉइड है, एस्ट्रॉइड जिसका नाम है बेनू। बेनू को पूरी तरह से स्टडी करने में सफल हुआ है नासा। नासा ने पूर्ण रूप से बेनू को स्टडी कर लिया। क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूज में रहा बेनू क्या है? ये एक एस्ट्रॉइड है। एस्ट्रॉइड क्या होता है? जैसे सन है तो सन के 8 प्लेनेट आपके कंसीडर किए जाते हैं। इन 8 प्लेनेट्स के बीच में ये जो बेल्ट बनती है, इसमें छोटी छोटी डेब्रीज या छोटे छोटे या टुकड़े तैरते रहते हैं, प्लेनेट से छोटे, वैसे तो बड़े हैं। तो ये जो डेब्रीज हैं इनको हम एस्ट्रॉइड कहते हैं, जो एक बेल्ट में घूमती हैं, इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स के बीच में घूमती हैं। ठीक है, तो बेनू से याद रखना है कि आपको एक एस्ट्रॉइड है। दूसरी खबर बात करें, इंडिया की भी बात कर लेते हैं। तो इंडिया के ऊपर अभी कौन सा ऑब्जर्वेटरी मिशन चल रहा है? तो ये ऑब्जर्वेटरी मिशन का नाम है आपका एस्ट्रोसेट। तो ध्यान रखना, एस्ट्रोसेट किस देश का मिशन है? इंडिया का। कैसा मिशन है? ऑब्जर्वेटरी। ऑब्जर्वेटरी का मतलब किसी चीज को ऑब्जर्व करना, फोटो की सहायता से, इमेजेस की सहायता से डिटेल प्रोवाइड करना। तो ये आपका इंडिया का है। प्लस इंडिया की बात करें तो इंडिया आदित्य L1 नामक एक सन मिशन भी भेजने की तैयारी पर। सन का दूसरा नाम आदित्य होता है। तो सन मिशन जब ये भेजेगा तो इंडिया इसको भेजना चाह रहा है, तो एक बहुत बड़ी सफलता होगी। पहला देश जिसने सन के ऊपर अपना मिशन भेजने में सफल हुआ था वो था यूएसए, जिसके मिशन का नाम था पार्कर मिशन। तो पार्कर मिशन किसका है? नासा का है, जो कि फर्स्ट सन को ऑब्जर्व करने का मिशन था। जो आदित्य L1 है ये सन की जो बाहरी परत है कोरोना, उसको जांचने की मदद करेगा। ठीक है भाई, ये आपके अन्य जुड़े क्वेश्चन थे जो इस स्लाइड से बन रहे थे, मैंने साथ साथ लिखवा दिए, तो लिख लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज आपकी है टोकेटिव डायनासोर। टोकेटिव डायनासोर का नाम से पता चल रहा है बोलने वाला, यानी कोई डायनासोर ऐसा खोज लिया है जो बोलता भी था, तो जाने और सुनता भी था। तो इसकी जो खोज थी सबसे पहले 2013 में की गई थी, लेकिन तब इसकी केवल पूंछ पूंछ मिली थी। लेकिन कल परसों की बात है, इसको पूरा का पूरा खोजा गया तो इसके कान पाए गए। कान का मतलब सुनता भी था तो बोलता भी होगा, इसलिए इसका नाम टोकेटिव डायनासोर आपका रखा गया है। ये कहां पर मिला है? नॉर्थ मैक्सिको के अंदर इस डायनासोर को खोजा गया है। ठीक है, तो ये सब बातें आपने ध्यान रखनी है। इसकी ऊंचाई 1.32 मीटर है और ये हर्बीवोरस काइंड ऑफ डायनासोर है। हर्बीवोरस होते हैं जो आपके प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोरस होते हैं जो आपके वेजिटेबल्स की बजाय एनिमल्स को खाते हैं, और जो दोनों चीजें खाते हैं वेज और नॉन वेज उन्हें ओमनीवोरस कहा जाता है। तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है। तो ये हर्बीवोरस है। ठीक है भाई, उसके बाद हम बात करें, ये डायरेक्ट यूं नहीं है कि डायनासोर निकला है, ये आपका फोसिल फ्यूल के तहत निकाला गया। फोसिल्स, फोसिल फ्यूल क्या होते हैं भाई? जमीन के अंदर जानवर मरने के बाद जब कई सालों तक दबा रहता है तो उसके कार्बन कंपाउंड आपस में कलेक्ट होकर बना देते हैं फोसिल फ्यूल। फ्यूल इसलिए कहते हैं कि इस फोसिल की सहायता से एनर्जी मिलती है, जिससे बहुत सारी चीजें चलती हैं। जैसे डीजल पेट्रोल है, इससे आपका इंजन चलता है क्योंकि इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसी तरह कोयला आपने सुना होगा, जब प्लांट्स मरने के बाद जमीन के अंदर काफी सालों तक दबे रहते हैं तो वो रूप ले लेते हैं कोयले का, वहीं जानवर रूप ले लेते हैं आपके फोसिल का। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो ये न्यूज थी भाई। क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? टोकेटिव डायनासोर कहाँ खोजा गया? नॉर्थ मैक्सिको के अंदर। इसका पहली बार कब इसकी पूंछ मिली थी? 2013 में। हर्बीवोरस है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो खोजों से ही जुड़ी अन्य कुछ बातें देख लेते हैं। जैसे भारत के बारे में, मेघालय के अंदर भी एक बार डायनासोर खोजा गया था, पिछले महीने के आसपास की बात है। वो कितने साल पुराना था? 100 मिलियन ईयर्स। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 100 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब एज थी उसकी, इतनी एज का था वो, जो मेघालय के अंदर डायनासोर आपका मिला था। प्लस एक और खबर आई थी, पुराने एशियन टाइम के गड़े हुए मुर्दे पाए गए थे। कौन से राज्य, कौन से देश की कोस्ट पे? केनिया। तो गड़े हुए जो बरियल थे, ह्यूमन बरियल, मनुष्य के, वो केनिया राज्य से आपके, केनिया देश से आपके प्राप्त किए गए थे। प्लस एक क्वेश्चन हो रहा था करंट में,
येलो टर्टल भारत में कहाँ देखा गया? येलो टर्टल भारत में उड़ीसा में देखा गया, उसके बाद वेस्ट बंगाल में देखा गया। लेकिन अगर आपसे पूछे येलो टर्टल पहली बार कहाँ देखे गए थे, तो आंसर आएगा नेपाल। दूसरी मैं बात करूं, एक आपका है पीकॉक। पीकॉक टर्टल, पीकॉक टर्टल कहाँ देखने को मिला? तो ये असम के अंदर देखने को मिला है। नेक्स्ट एक है आपकी मैड्रिन डक। मैड्रिन डक कहाँ देखने को मिली है? तो ये भी असम में देखने को मिली है। इन दो बातों का आपने ध्यान रखना है, मैड्रिन डक और पीकॉक टर्टल। तो अन्य कुछ बातें थी जिसकी खोज से जुड़ी हुई, साथ साथ कॉपी पेन में आपके हिसाब से लिखते रहिएगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट आपका स्लाइड कौन सा है? नेशनल डेंगू डे। नेशनल डेंगू डे की बात की जाए, आप सभी को पता है कब मनाया जाता है? 16 मई को ये मनाया जाता है। अब 16 मई को मनाएंगे तो डेंगू क्या होता है, सबसे पहले उसकी खबर होनी चाहिए। डेंगू एक प्रकार की मच्छर से फैलने वाली बीमारी है, जिसके अंदर आपके शरीर में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। प्लेटलेट्स कम होंगे तो भैया आपकी मौत भी हो सकती है, तो काफी गंभीर बीमारी है। और ये जो मच्छर फैलाता है, इस मच्छर का नाम है एंडीज मच्छर। ये एंडीज मच्छर एक प्रकार की फीमेल मॉस्किटो होती है, यानी कि मादा मच्छर होती है। तो ये मादा मच्छर फीमेल मॉस्किटो का नाम है एंडीज, जो आपका डेंगू के फैलाने में बहुत मात्रा में मदद करती है। डेंगू एक प्रकार का वायरल है, क्योंकि ये वायरस से होता है, और जो वायरस इसको फैलाता है उसको डेंगू वायरस कहा जाता है। डेंगू वायरस इसको फैलाता है। तो ये नेशनल डेंगू डे कब मनाया जाता है? 16 मई को मनाया जाता है। किस किस के द्वारा? WHO के द्वारा, और अपने देश की हेल्थ मिनिस्ट्री जब इंडिया में मनाती है तो ये हेल्थ मिनिस्ट्री इसमें मदद करती है। ठीक है भाई। इसी के साथ और भी खबरें आ सकती हैं। क्या खबरें आ सकती हैं? जैसे मलेरिया के बारे में पूछ सकता है। तो मलेरिया की बात करूं तो मलेरिया का डे 25 अप्रैल को मनाया जाता है। मलेरिया एक प्रकार की फैलने वाली, यानी मच्छरों के माध्यम से फैलने वाली वायरल डिजीज है। इसको भी एक मच्छर फैलाती है जिसका नाम है एनोफिलीज मच्छर। और ये एनोफिलीज मच्छर कैसी है? मादा मॉस्किटो है, यानी कि फीमेल मच्छर आपकी ये होती है। ठीक है भाई। तो ये था आपका इसके बारे में। तो मलेरिया 25 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जा चुका है। इस बार की थीम थी कि हमें भारत से जड़ से मलेरिया भगाना है। कब तक? 2030 तक। और मैंने पिछली क्लासों में बताया है कि भारत टीबी मुक्त होना चाहता है 2025 तक। तो ये इसका लक्ष्य टीबी के लिए है, और मलेरिया के लिए भारत का लक्ष्य है 2030 तक। ठीक है भाई। और 16 मई से जुड़ी एक और बात आपको पता होनी चाहिए। 16 मई को इंटरनेशनल लाइट डे मनाया जाता है, या इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट भी कह सकते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 16 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन है क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन सबसे पहली बार लेजर को टेस्ट करने वाले वैज्ञानिक का जन्मदिन था। और वो वैज्ञानिक आपके कौन थे? थियोडोर मैमार। थियोडोर मैमार वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने लेजर को पहली बार टेस्ट किया था 1960 में, और उन्हीं का बर्थडे 16 मई को आता है। इसीलिए इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 16 मई को आपका मनाया जाता है। तो ये खबर थी भाई इसकी, इस स्लाइड से जुड़ी हुई। अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो देख लेते हैं सिक्किम फाउंडेशन डे। सिक्किम का फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है? अब आप सभी को पता है कि सिक्किम भारत का एक राज्य है। सिक्किम भारत का राज्य है तो कहीं ना कहीं तो लोकेट होगा। तो सिक्किम को लोकेट करते हैं भाई, देखते हैं चलो मैप के माध्यम से। यस, ये देखिए यहां पर ये सिक्किम, इस सिक्किम के साइड में नेपाल है, और यहाँ पर इसके साइड में छोटा सा भूटान है। इतना सा आपका भूटान है। तो भूटान और नेपाल के बीच में ये एक बफर स्ट्रीट, बफर का मतलब होता है ट्रांजिशन। दो चीजों के बीच में जब कोई चीज आ जाए तो उसको बफर या ट्रांजिशन कहते हैं। तो बफर या ट्रांजिशन का ये मुद्दा है। तो वहां पर ये इसमें सफल हुआ। अब ये चीज सफल हुई कैसे हुई, मतलब सफल का कहने का मतलब क्या है? पहले ये राज्य नहीं था। 1950 की बात है। 1950 में यहाँ पर नामग्याल नाम की एक साम्राज्य था, डिनेसिटी थी, जिसका नाम था नामग्याल। 1950 में उसने भारत से मदद मांगी कि आप हमें अपने साथ जोड़ लीजिए। जब भी कोई देश किसी स्टेट को अपने साथ जोड़ता है उसे एसोसिएट स्टेट कहा जाता है। तो 1950 में भारत ने इसको जोड़ लिया, मतलब इस साम्राज्य का राज था तो एसोसिएट स्टेट आपका बना लिया। अब एसोसिएट स्टेट का मतलब है रक्षा करेगा भारत इनकी। और ये चीज भारत ने लिखित रूप से मानी 35वें संविधान संशोधन के द्वारा। लेकिन फिर एक और संविधान संशोधन आया 36वां 1975 के अंदर,
जिसके तहत ये कहा गया कि अब से सिक्किम भारत का एक स्टेट है। तो सिक्किम को स्टेट बनाया गया 16 मई 1975 को, और कौन से संशोधन के तहत? 36वें संविधान संशोधन के तहत। इस संशोधन में कहा गया कि अब ये एसोसिएट स्टेट नहीं रहा, बल्कि ये पूर्ण रूप से भारत का एक हिस्सा है, भारत का एक स्टेट है। तो ये इसमें हमें देखने को मिला। प्लस एक और क्वेश्चन, सिक्किम को एक विशेष दर्जा दिया जाता है, कौन से आर्टिकल के तहत? 371 F के तहत। ध्यान रखना, सिक्किम को विशेष दर्जा है 371 A के तहत। सिक्किम की राजधानी की बात करें तो सिक्किम की राजधानी है आपकी गैंगटोक। यहाँ की एक फेमस ट्राइब है जिसका नाम है कैप्चा ट्राइब। कौन से कबीले जनजाति रहती है? कैप्चा ट्राइब यहाँ पर रहती है। तीसरी हम बात करें कि भारत की पहली ऑर्गेनिक स्टेट, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट, पहली ऑर्गेनिक स्टेट भी कौन थी? सिक्किम थी। साथ साथ उतारते रहना आपने कॉपी में। फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट भी आपकी कौन सी थी? सिक्किम थी। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है? तिस्ता, जो बाद में गंगा और ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। प्लस यहाँ पर एक ग्लेशियर भी है जिसका नाम है जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर यहाँ पर देखने को मिलता है, कहाँ पर? सिक्किम के अंदर। ठीक है भाई, तो ये जेमू ग्लेशियर के बारे में था। अब मैं बात करूं जरा अन्य अन्य बातों में, क्या करेंगे यहाँ पे आपको पता ही है, कंचनजंगा है। कंचनजंगा सभी को पता है किस किस के बीच में है? नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर है। इसी के नाम पर यहाँ पर एक नेशनल पार्क भी है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची है, क्योंकि भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी केटू है जो जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ती है, और ये केटू दुनिया की दूसरी है। तो कंचनजंगा दुनिया की तीसरी और भारत की दूसरी। और भारत की पहली कौन सी है? आपकी केटू पर्वत। और दुनिया का पहला कौन सा? आपका एवरेस्ट। सभी को पता है। ठीक है भाई, ये जो बातें थी आपकी किससे जुड़ी हुई? सिक्किम से जुड़ी हुई। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यस, डार्ड ट्राइब। डार्ड ट्राइब न्यूज में था। डार्ड ट्राइब न्यूज में क्यों था अभी पता चलेगा। यस, सबसे पहली बात, ये कहाँ की है? ये आपकी लद्दाख की। कौन सी जगह पर मिलती है? ये आर्यन वैली में मिलती है। दोनों की बात करते हैं। आर्यन वैली मशहूर है क्योंकि यहां पर ग्रेप्स की 12 टाइप मिलती, 12 प्रकार के अंगूर पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, आर्यन वैली वो है जहां 12 प्रकार के अंगूर मिलते हैं। लद्दाख यूनियन टेरिटरी है जिसे 2019 के अंदर बनाया गया था। किसी भी यूनियन टेरिटरी में दो तरह के प्रशासनिक पद होते हैं, या तो वहां पर उपराज्यपाल होता है या वहां पर प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो यूटी के अंदर जो लद्दाख है उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल हैं, और वो जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम क्या है? आपका आर के माथुर। आर के माथुर वहां पर उपराज्यपाल है। प्लस यहाँ पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। ये हेमिस नेशनल पार्क हाईएस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का। हाईएस्ट यानी सबसे ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद, हाइट पर मौजूद कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क, जो कहां पर आपका लद्दाख के अंदर है। अब न्यूज में क्यों थी ये खबर? डार्ड ट्राइब का जिक्र न्यूज में इसलिए था क्योंकि भारत डार्ड फेस्टिवल को सेलिब्रेट करेगा, ऐसा हमारे देश की गवर्नमेंट के द्वारा ऐलान किया गया है ऑल इंडिया रेडियो के तहत। और ये जो डार्ड फेस्टिवल है इसलिए मनाया जाएगा ताकि ये जो जनजाति है वो अपने कल्चर को प्रिजर्व रख सके, बचा सके। ठीक है, लद्दाख के अंदर दो डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं आपके, लेह और कारगिल। दोनों आपने सुने ही है, लेह और कारगिल। ठीक है भाई, ये था इस न्यूज के माध्यम से। अगली न्यूज की ओर बढ़ते हैं। इंडिया रिसीव्ड 83 बिलियन इन रेमिटेंस इन 2012। 2020 के अंदर भारत को रेमिटेंस के रूप में इतनी चीजें मिली। तो रेमिटेंस क्या है, पहले तो इस खबर पे आते हैं। यस, रेमिटेंस होता है जैसे कि कोई नागरिक है, जैसे भारत का कोई नागरिक है, इंडियन सिटीजन, वो दूसरे देश में चला गया लेकिन उसका परिवार इंडिया में ही रहता है। मान लो जैसे यूएई में चला गया, यूएई में जाएगा, जॉब करेगा, तो जो पैसा है वो भारत में भेजेगा अपने परिवार की संभालने के लिए। तो यूएई से जो वो पैसा भेजेगा वो उसके परिवार के लिए खर्चे पानी का काम करेगा, लेकिन वो भारत के लिए क्या होगा? एक प्रकार का रेमिटेंस होगा जो भारत की जीएनपी में जुड़ेगा, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में जुड़ेगा। तो भारत दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस रिसीव करने वाली कंट्री है, ऐसा वर्ल्ड बैंक ने बोला है। कितनी रिसीव की 2020 में? 83 बिलियन डॉलर। 83 बिलियन डॉलर रिसीव किया है भारत ने। तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे इतनी सारी चीजें पता चली हैं, रेमिटेंस पता चल गया, दुनिया का सबसे ज्यादा रेमिटेंस कलेक्ट बना इंडिया हो गया, और भारत सबसे ज्यादा पैसा लेता कहाँ है?
यूएई। यूएई से सबसे ज्यादा पैसा आता है, उसके बाद यूएसए से सबसे ज्यादा रेमिटेंस आता है। तो ये दो चीजें याद रखनी, फर्स्ट पे ये, सेकंड पे आपका ये। अब वर्ल्ड बैंक का जिक्र हुआ तो वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक ब्रिटेन कमेटी हुई थी किसके साथ, आईएमएफ के साथ, इंडियन मॉनेटरी फंड, यानी कि आपका इंडियन नहीं, इंटरनेशनल जो आपका मॉनेटरी फेडरेशन होता है उसके द्वारा और ब्रिटेन कमेटी के द्वारा एक, ब्रिटेन मतलब देश नहीं, ब्रिटेन एक जगह थी, ब्रिटेन, ब्रिटेन वुड्स भी कहा जाता है इसको, वहां पर आईबीआरडी बनाया गया था, यानी कि वर्ल्ड बैंक का पुराना नाम। उस आईबीआरडी को कब बनाया गया था भाई आपका, ये 1944 में। फिर वर्ल्ड बैंक का दर्जा मिला 1945 में, और ये काम करना भी शुरू कर देता है, यानी आपका काम करना शुरू कर दिया वर्ल्ड बैंक ने 1945 में। इसे ब्रिटेन वुड्स भी कहा जाता है और आईबीआरडी भी कहा जाता है। जो आपका वर्ल्ड बैंक है उसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी में है। कहाँ पर है आपके हेडक्वार्टर, वॉशिंगटन डीसी के अंदर इसके हेडक्वार्टर है। ठीक है भाई, तो ये आपने ध्यान रखना है। प्लस यहाँ पर जो इसके हेड हैं वर्ल्ड बैंक के, उनका नाम है डेविड मालपास। डेविड मालपास इसके हेड हैं। तो माल को पास करो, माल मतलब पैसा, इसे याद रखना, वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है भाई, इसके अलावा दो तीन क्वेश्चन और पूछ सकता है, लिख लीजिएगा। जैसे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट कौन निकालता है, वर्ल्ड बैंक निकालता है। दूसरी बात हम करें, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की रिपोर्ट भी कौन निकालता है, डब्ल्यू बैंक निकालता है, या आपका वर्ल्ड बैंक निकालता है, ध्यान रखिएगा। और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये भी कौन निकालता है, आपका वर्ल्ड बैंक। तो तीनों की तीनों याद रखने इंपॉर्टेंट है, ईज ऑफ डूइंग, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स और आपका वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। इतनी सारी खबर इससे बनी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की, ओशियन एक्सट्रीम डेप्थ। ओशियन एक्सट्रीम डेप्थ की बात की जाए तो ये न्यूज में रहा है, क्यों रहा है अभी पता चलेगा, क्योंकि अभी न्यूज में आया था कि अंटार्कटिका का सबसे गहरा जो पॉइंट है वो खोजा जा चुका है। तो आर्कटिक जो है, सॉरी आर्कटिक की बात करें, आर्कटिक महासागर, ये दुनिया का सबसे छोटा महासागर है, स्मॉलेस्ट ओशियन आपका मौजूद है ये। ठीक है, अब कोई भी चीज स्मॉलेस्ट है तो उसकी गहराई तो नापनी पड़ेगी, या कोई भी चीज सबसे ऊंची है वो भी नापना पड़ेगा, दोनों चीजें ही जरूरी हैं। तो जब इसको नापा गया तो यहाँ पर एक पॉइंट मिला है, जिस पॉइंट का नाम है आपका मोली होल। मोली होल यहाँ पर दिया गया है, जिसकी गहराई लगभग 5 किलोमीटर के आसपास। तो आर्कटिक महासागर का ये मिला है। और अगर आपसे पूछे दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट कौन से ओशियन में, पैसिफिक ओशियन, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन है। कुल महासागर कितने हैं, कुल ओशियन 5 हैं, जिनमें सबसे बड़ा पैसिफिक है और सबसे छोटा आर्कटिक है। पैसिफिक में सबसे गहरी जगह है जिसका नाम है चैलेंजर डीप, और ये चैलेंजर डीप लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई यानी गहराई के आसपास आपका ये पड़ता है। ठीक है, किसी भी चीज की गहराई जब समुद्र में नापी जाती है ना, तो उसको बैथीमेट्री टेक्निक कहा जाता है। याद रखना, बैथीमेट्री टेक्निक की सहायता से हम समुद्र के अंदर डेप्थ को नाप सकते हैं। तो ये था भाई इस न्यूज से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट आगे बात करें, फॉर्चून लिस्ट। फॉर्चून लिस्ट की बात की जाए तो इसका जिक्र क्यों हुआ है अभी आपको पता चलेगा। जिस तरह फोर्ब्स जो होता है, जो अपनी लिस्ट निकालता है जिसके तहत वो ये बताता है कि कौन दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, इसी तरह जो आपके फॉर्चून लिस्ट है उसमें क्या पता चलता है, फॉर्चून लिस्ट में पता चलता है प्रभावी व्यक्ति। प्रभावी क्या मतलब होता है, इफेक्टिव, जिसने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अपना इफेक्ट छोड़ा है। तो इस साल की जो लिस्ट आई है उसमें 50 लोगों का नाम सामने आया है। जो फर्स्ट रैंक पर है वो है आपकी जेसिंडा आर्डियन। जेसिंडा आर्डन ये कौन है, ये न्यूजीलैंड की पीएम है। इनको फर्स्ट रैंक मिला, क्यों, क्योंकि ये पहली ऐसी प्रधानमंत्री थी जिन्होंने न्यूजीलैंड को कोरोना फ्री, यानी कि दुनिया का पहला देश जिसने खुद को कोरोना फ्री घोषित किया था। ठीक है, और इसकी जो टॉप 10 की लिस्ट है उसमें 10th नंबर पर आपके आते हैं अडार पुणे वाला। अडार पुणे वाला क्या है, ये आपने न्यूज में भी सुना होगा, सीरम इंस्टीट्यूट है जो वैक्सीन बनाता है। सीरम इंस्टीट्यूट जो वैक्सीन बनाता है, उस वैक्सीन का जगह कहाँ पे, पूना के अंदर है, आप सभी को पता है।
पुणे में है। तो पुणे में इन्होंने वैक्सीनेशन के द्वारा, ये जो आधार पुणे वाला है, जो इसके सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं, ये 10वें आते हैं रैंक पर सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों के अंदर। अब देखो, ऊपर न्यूजीलैंड का जिक्र हुआ था, न्यूजीलैंड की बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड की बात करें तो यहाँ की जो कैपिटल है, न्यूजीलैंड की कैपिटल सभी को पता है क्या है, वेलिंगटन है। सबसे ज्यादा पॉपुलस जगह कौन सी है, ऑकलैंड है। न्यूजीलैंड के दो पार्ट हैं, नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड। दोनों को बीच से अलग करता है कौन, कुक स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होती है, जो दो बड़े बड़े लैंड मास को बीच में पानी का रास्ता जो अलग करे। तो नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड को अलग करती है कुक स्ट्रेट, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है भाई। उसके बाद हम बात करें, इसी के नाम पर एक माउंट कुक भी देखने को मिलेगा, और साउथ एल्प्स, ये दो ऐसे पर्वत हैं जो आपको न्यूजीलैंड में देखने को मिलेंगे, माउंट कुक और आपका साउथ एल्प्स, ठीक है। तो दुनिया की पहली कंट्री जिसने बोला कोरोना फ्री, वो न्यूजीलैंड थी। लेकिन वैक्सीन लगाने के बाद जिसने घोषणा की कि हम कोरोना फ्री हैं, कोई भी घूमो, वो था इजराइल। तो दोनों ही क्वेश्चन में डिफरेंस है, ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़े अगली न्यूज की तरफ। पंजाब बिकम फर्स्ट स्टेट टू ज्वाइन कोवैक्स। अब यहाँ पर दो शब्द इंपॉर्टेंट है। पहले तो एक क्वेश्चन में ही आपका क्वेश्चन निकल गया, पंजाब पहला राज्य बना जिसने कोवैक्स को ज्वाइन किया, ठीक है। एक क्वेश्चन तो यहीं से निकल गया। दूसरा, ये कोवैक्स क्या है, ये कोवैक्स एक प्रकार की एसोसिएशन, क्या है, एक प्रकार की एसोसिएशन। किसने बनाई है, गावी ने बनाई। गावी किसने मदद से बनाई है, यूनिसेफ, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, प्लस आपका WHO, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में। इन दोनों की सहायता से गावी ने ये एसोसिएशन बनाई है कोवैक्स। और गावी का खुद का हेडक्वार्टर जेनेवा है, जिसके हेड अभी अभी कौन है, हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन कौन है, भारत के स्वास्थ्य मंत्री है। तो भारत के स्वास्थ्य मंत्री गावी के भी हेड है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो जेनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो इन्होंने एक एसोसिएशन बनाया कोवैक्स, जिसके मेंबर्स जितने भी होंगे उनको आपस में कभी भी वैक्सीन की कमी नहीं होने दी जाएगी, प्लस कभी नहीं आएगी भाई कमी, प्लस जो वैक्सीन है उसका जो प्राइस है वो होगा चीप, यानी कि सस्ता। वैक्सीन आपको सस्ती मिलेगी इसके अंदर। ये दो बातें देखने को मिलती हैं, ठीक है, जो कोवैक्स का मेंबर होता है। तो पंजाब ने इसको ज्वाइन किया है। तो कोवैक्स के बारे में हम सारी बातें पढ़ चुके। अब पंजाब से जुड़ी हुई न्यूज जो है उसके बारे में देख लेते हैं। तो पंजाब की बात करें तो पंजाब ने हाल फिलहाल में अपना 23वां डिस्ट्रिक्ट बनाया है, जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम है मलेरकोटला। मलेरकोटला क्यों फेमस हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम आबादी मेजोरिटी में, मुस्लिम लोग ज़्यादा थे। तो ईद के मौके पर कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि सीएम है पंजाब के, उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह ईद के मौके पर बोला कि मैं मलेरकोटला को 23वां डिस्ट्रिक्ट घोषित करते हैं, बिल पास करवा के। और ये मुस्लिम मेजोरिटी का था, तो ईद के लिए उनको तोहफे के रूप में आपका दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़े, स्पोर्ट्स और एडवेंचर की खबरें। स्पोर्ट्स एडवेंचर की खबरों की बात करें तो इंपॉर्टेंट रहती हैं किसी भी छोटे मोटे एग्जाम में, तो देख लेते हैं, घबराने की जरूरत है नहीं। यस, स्पोर्ट्स की बात की जाए तो जो आपका रग्बी वर्ल्ड कप होने जा रहा है, रग्बी वर्ल्ड कप जो होने जा रहा है वुमेन्स का, कब का, 2021 का, वो न्यूजीलैंड के अंदर होगा। याद रखना, वुमेन रग्बी। रग्बी से एक और क्वेश्चन आ सकता है, रग्बी किस देश का नेशनल स्पोर्ट्स है, तो न्यूजीलैंड उसका आंसर है। ये थी पहली बात। दूसरी बात, आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप जो होना है, आईसीसी का वुमेन वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप, वो 2022 में होना है। और वो भी कहाँ पर होना है, न्यूजीलैंड के अंदर ही होना है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में होंगे, कहाँ पर, चाइना में, ऐसा घोषित किया गया है। चाइना में नहीं, ये चाइना में आपके एशियन गेम्स होंगे, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। ये कहाँ पर होंगे, बर्मिंघम। बर्मिंघम कहाँ पर है आपका, इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। चाइना में जो आयोजित होंगे वो आपके एशियन गेम्स होंगे, कब के, 2022 के। पांचवी खबर है, जो मेन वर्ल्ड कप होना है, मेन वर्ल्ड कप आईसीसी का, वो 2023 के अंदर इंडिया में होना है। तो ये तथ्यों को आपने याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ क्लास को खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने साथ साथ नोट्स बना लिए होंगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है भाई। अपनी सेहत का ध्यान रखिए और कोरोना से बचे रहिए। टाटा, बाय बाय।